नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोलन जिला के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का किया दौरा। संस्थान के अनुसंधान कार्यों की सराहना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, शिमला प्लानिंग एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान किया जा रहा है तैयार। शिमला पुलिस ने किया वीरांगना ऑन व्हील का लॉन्च। नगर निगम महापौर ने 6 स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं और उनकी सभी जायज मांगों का समय समय पर समाधान सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के 18वें राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन के 2 दिवसीय सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गरीब वर्ग के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले वेतन में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 23 जुलाई 1955 को अपनी स्थापना के बाद से भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि बीएमएस ने हमेशा कांग्रेस और वामपंथी सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय मजदूर संघ से मजदूरों की 326 यूनियनें जुड़ी हुई हैं, जो संघ की एकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने समय समय पर श्रमिकों के खिलाफ होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए अप्रैल 2021 से उनके दैनिक वेतन को 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किया है। पिछले 3.5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने दिहाड़ीदार मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में प्रतिमाह 2700 रुपए की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 300 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आशा कार्यकर्ताओं की एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 750 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के लिए घोषित सभी वित्तीय लाभ शीघ्र जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को बढ़ाकर 14% कर दिया है और इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ तथाकथित मजदूर हितैषी संगठन बड़े बड़े दावे कर और स्वयं को मजदूरों का हितैषी बताकर मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ की सभी जायज मांगों पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मजदूरों के हितों में काम करने वाला एक देश का सबसे बड़ा संगठन है और वैचारिक दृष्टि से भी मजदूरों के बीच में अपने साथ जोड़ने के लिए और काम करने के लिए मजदूर संघ काम कर रहा है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ का एक बहुत बड़ा संगठन काम कर रहा है। समय समय पर मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए मजदूर संघ आवाज़ भी उठाता है और उनके मुद्दों को लेकर के सरकार के समक्ष आते रहे हैं। और हमने
प्रयास किया है हिमाचल प्रदेश में मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए। 3 बजट तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमने प्रस्तुत किए हैं, इसमें 2700 रुपये जो है एक मजदूर को 1 महीने का लाभ हुआ है। और उसी प्रकार से चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हर बार उनकी इसमें जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी जितने हमारे साधन हैं अपने उसके अनुरूप कर सकता। आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, जो हमारी खिचड़ी बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए मिड डे मील वाले, और उसके अतिरिक्त मैं विशेष तौर से इस कोविड के संकट के दौरान जो हमने अब की बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जो कोविड का पहला फेज़ था उसमें भी जो ACF है उसमें मुख्य रूप से ड्राइव उनके हाथ में था। उनने बहुत मेहनत करके काम किया, अपने आप को संकट में डाल करके काम हुआ। बहुत सारी आशा वर्कर्स संक्रमित भी हुई कोविड के कारण। और फेज़ 2 में भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बहुत जिम्मेवारी के साथ काम किया। जो होम आइसोलेशन में लोग थे उनके हेल्थ पैरामीटर्स रिकॉर्ड करना और हम तक पहुंचाना और उनको ठीक प्रकार से गाइड करना, उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। तो उनके लिए हमने 750 रुपये की बड़ी इंक्रीज जो है पर मंथ की जो घोषणा की थी उसका हमने उसकी नोटिफिकेशन जारी करके उसकी शुरुआत कर दी है। और उसके अतिरिक्त हमने आशा वर्कर्स को पहले कोविड के दौरान 2-2 हज़ार रुपये महीने का भी अतिरिक्त उनको लाभ देने के लिए भी हमने घोषणा की। वो पैसा भी हमने जारी कर दिया है। और कुछ जगह इस बात को लेकर के आया था कि कुछ जगह पैसा नहीं पहुंचा है, कल ही हमने आदेश दे दिए हैं, वो सब जगह उस प्रकार से वो पैसा पहुंचा है। पहुंचाने के लिए 2 दिन के अंदर आदेश दिए। इसके अतिरिक्त मजदूर संघ जो जितने भी हमारे चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, चाहे हमारे दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वहाँ पर काम करते हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा काम करता रहता है। और हमने एक बात तय किया कि बहुत जल्दी एक बैठक मजदूर संघ के प्रमुख नेतृत्व के साथ हम करेंगे, जिसमें पूरा एजेंडा मजदूरों से संबंधित हिमाचल प्रदेश में जो मदद सरकार की ओर से उसमें हो सकती है, जो इनके इश्यूज़ हैं उनका समाधान हो, उस दृष्टि से हम सुनिश्चित करेंगे वो बैठक हो और बैठक करके हम उस पर उन मजदूरों के लिए मदद कर सकें। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है और इसे लेकर लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार भी कीमतों को लेकर समय समय पर राहत देने का कार्य कर रही है और बहुत ही जल्द तेल की कीमतों को लेकर भी सरकार फैसला लेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी तरह का कोई सियासी संकट नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से मुखातिब कहा कि सरकार ने अब कोरोना बंदिशों में भी छूट दी है। अब किसी भी तरह के समारोह में लोगों की संख्या इंडोर में 150 व आउटडोर में बढ़ाकर 250 कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना, पुलिस भर्ती व एग्जाम के चलते लगातार इसको बढ़ाने की मांग उठ रही थी। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सियासी संकट पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा का पूर्ण बहुमत है, इसलिए वहां किसी तरह का सियासी संकट नहीं है। 6 माह में चुनाव नहीं करवाए गए क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव के लिए 1 साल से कम समय रह गया है, इसलिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव न करवाने का निर्णय लिया है। संवैधानिक एक व्यवस्था का सम्मान करते हुए वो एक परिस्थिति वहाँ पर आई है। कोई भी राजनीतिक अस्थिरता का वहाँ पर प्रश्न ही नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, मजबूत सरकार चल रही है। बीच में मुख्यमंत्री का विधानसभा का सदस्य होना वो अनिवार्य होता है 6 महीने के अंदर। शायद उसमें ये जानकारी मिली जो हमको कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब विधानसभा के जनरल इलेक्शन के लिए उत्तराखंड के जो है वो समय 1 साल से कम है। ऐसी सूरत में किसी विधानसभा में हम उपचुनाव कराएं तो वो व्यवहारिक नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है, इसलिए ये एक स्थिति पैदा हुई है। तो वहाँ पर पार्टी हाईकमान अपने आप को निर्णय ले। पंचायत एरिया में प्रधान भवनों के नक्शे पास कर सकेंगे। प्रदेश में जो पंचायतें साडा एरिया में आती है वहां टीसीपी ही नक्शों को स्वीकृति देगा। शिमला समेत अन्य प्लानिंग एरिया में जहां एनजीटी के आदेश हैं, उन्हें छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लोग 4.5 मंजिला भवनों का निर्माण कर सकेंगे।
2.5 मंजिला भवन का निर्माण सिर्फ प्लानिंग एरिया में ही हो सकेगा। इस एरिया में भी लोगों को अतिरिक्त मंजिल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जहां अगले सप्ताह इसकी सुनवाई होगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की है। टीसीपी जहाँ पर जो है वो लागू होता है, वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नियम हैं। कुछ एरियाज में पंचायत को ही अधिकार रहता है कि वो नक्शा जो है वो अप्रूव कर सकता है। कुछ साडा है, साडा में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी होती है, चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, उसमें टीसीपी के कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो डिप्यूट होते हैं, वहाँ पर नक्शा वो पास करते हैं। और कुछ क्षेत्रों में जो प्लानिंग एरियाज हैं वहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो नक्शे पास करता है। और जो म्यूनिसिपल एरियाज होते हैं, पर्टिकुलर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर को ही डायरेक्टर टीसीपी की जो है वो पावर्स डेलीगेट की होती है। तो इसलिए बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो नक्शा बनाने में या उसमें जो है कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादातर जो है वो दिक्कत वहाँ आती है जहाँ सड़क के साथ जो है वो टीसीपी में एरिया आ गया है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं जो पंचायत नहीं पास कर सकती है, और वो एरिया जो है टीसीपी के अंतर्गत ही आता है, वहाँ पंचायत को अधिकार नहीं है। उसके लिए लोगों में जो है वो ज़्यादा जो है वो रिजेंटमेंट टाइप जो है वो रहती है कि भी हमको यहाँ पर अबाध गति से जो है वो काम करने दिया जाए। लेकिन जो सड़क के साथ जो है एरिया है उसकी प्रॉपर जो है प्लानिंग होनी चाहिए। तो जो बाकी भी ज़मीन है उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। उसमें फिर बहुत सारे जो हैं वो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स हैं, तो उन सब को विचार करते हुए जो है वो हम सारी जो है वो रूल्स इत्यादि जो है वो बनाते हैं। अभी बहुत सारे जो हमारे प्लानिंग एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट प्लान बनी है। शिमला की इंटरिम प्लान ही चल रही है, उसको भी हम डेवलपमेंट प्लान शिमला की जो है वो कंप्लीशन की स्टेज पर है। इसके बाद हम पब्लिक हियरिंग करेंगे जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाया जाता है, उनके जो है व्यूज़ लिए जाते हैं। फिर अल्टीमेटली जो है मेरे लेवल पर जो है वो मीटिंग होती है जिसमें फाइनल अप्रूवल जो है वो प्लानिंग की जो है डेवलपमेंट प्लान को मिलती है। तो उसमें कुछ राहत, कुछ थोड़ी सी जो है वो सरल करेंगे प्रक्रियाओं को, उस दृष्टि से जो है वो काम चल रहा है। देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय सोलन में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला करते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। जन आक्रोश रैली लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से लेकर पुराने उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में इसका नतीजा भाजपा को सत्ता से बाहर होकर भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सोलन नगर निगम चुनाव से पहले जारी किए घोषणा पत्र के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने इतने वर्षों तक अपने वादे पूरे नहीं किए, उन्हें कुछ समय चाहिए। सोलन नगर निगम का घोषणा पत्र जल्द ही पूरा किया जाएगा। कुलदीप राठौर ने कहा कि कृषि कानून काले हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। भाजपा को सत्ता का नशा है, इसलिए सरकार को महंगाई, बेरोजगारी दिखाई ही नहीं दे रही है। लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो रही है, लगातार जो है डीजल और पेट्रोल के दाम जो है
बढ़ते जा रहे हैं। देश में जो है बेरोजगारी है चरम सीमा पे। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं कि कोरोना के समय में जो आम जनता है, उस जनता को सरकार ने राहत नहीं दी। चाहे हमारे छोटे कारोबारी हैं, हमारे छोटे दुकानदार है, किसान और बागवान जो है लगातार इस सरकार की सरकार के गलत फैसलों का शिकार हो रहे हैं। देश में जो काला कानून आया है, किसान जो है उन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है कि उन किसानों से बात करें। ये तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश सप्ताह मना रही है। शिमला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब महिला पुलिसकर्मी और ज्यादा तत्परता के साथ कार्य करेंगी। इसी के मद्देनजर शिमला पुलिस ने आज वीरांगना ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। शिमला नगर की मेयर सत्या कौंडल ने स्कूटी में सवार पुलिस की 6 वीरांगनाओं को शिमला के सीटीओ से रवाना किया। स्कूटी में सवार ये वीरांगनाएं ट्रैफिक को जल्द बहाल करने और पुलिस सुरक्षा को लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त करेंगी। इस मौके पर एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि शिमला के 6 थानों को 6 स्कूटी दी गई है, जिसमें पुलिस की वीरांगनाएं शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम करेगी। खासकर शहर की महिलाओं को सुरक्षा और जल्द न्याय दिलाने के मकसद से इसका शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला को कुल 20 स्कूटी सरकार की तरफ से मिली है, जिनमें से शहर के 6 थानों में आज एक स्कूटी रवाना की गई है। हिमाचल पुलिस हमारी सरकार वचनबद्ध है, हमारा जीरो टॉलरेंस है। 6 महीने पहले शिमला का ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए हमने सिट्रैम इशू किया, शिमला सिटी ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान। उसमें हमने अपनी रफ्तार स्क्वाड इंट्रोड्यूस की, एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हमें 6 मंथ से इतने पॉजिटिव फीडबैक्स आए कि लड़के 24/7 ऑपरेशनल रहते हैं, बिना किसी समय के पहुंच जाते हैं और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को प्रॉपर मैनेज करने में हमारी बहुत योगदान दे रहे हैं। हाल फिलहाल में अभी ऑनरेबल सीएम साहब ने पूरे स्टेट को वीरांगना ऑन व्हील्स दी। हमने कोशिश किया कि वीरांगना ऑन व्हील्स और रफ्तार स्क्वाड को मर्ज किया जाए, ताकि ये लड़कियां ट्रैफिक के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे महिलाओं की आवश्यकता है, स्मार्ट हो, हमारी पुलिसिंग सेंसिटिव पुलिसिंग हो। और उसके मद्देनज़र आज हमने 6 जो शहर की बाइक्स हैं 6, अदरवाइज़ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में ये एक्टिवास 20 हैं। आज इनको मेयर मैडम ने हरी झंडी दी है और हमारी आशा रहेगी कि जैसे हमारी रफ्तार स्क्वाड एक्टिव है, एजाइल है, सेंसिटिव है, वैसे ही हमारी जो वीरांगना ऑन व्हील्स हैं ये भी हमारी रफ्तार स्क्वाड के साथ मिलें और एक शहर में अच्छा ट्रैफिक सोल्यूशन के साथ साथ महिलाओं की जो हमारी सेफ्टी है, जिसमें हम वचनबद्ध हैं, उसको भी कंट्रीब्यूट करें। वहीं नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने पुलिस के इस कदम की सराहना की और कहा कि इससे महिलाओं के साथ अपराध में कमी आने के साथ ही उन्हें तुरंत पुलिस सहायता मिलेगी। तो खुशी की बात है। और इसमें जो हमारी सरकार ने 20 शिमला मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए 20 जो है स्कूटियाँ दी है और ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा हम महिलाओं को होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिला पे बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उनके साथ कई तरह की घटनाएं घटती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है कि हर महिला को जो है एक स्कूटी दी गई है। जहाँ भी कहीं इस तरह की घटना होती है तो हमारी जो महिला पुलिस है वो तुरंत वहाँ पे जाएगी, उनके घर द्वार जाएगी और उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी महिलाओं की उनको सॉल्व करेगी। तो मैं सोचती हूँ शिमला शहर के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इसके लिए मोहित जी को बार बार बहुत बहुत उनको बधाई भी देती हूँ और शुक्रिया। कॉलेज छात्रों से जुड़ी मांगों को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई की क्रमिक भूख हड़ताल 5वें दिन भी लगातार जारी रही। जिला मुख्यालय नाहन में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मिलने पूर्व सीपीएस व रेणुका के विधायक विनय कुमार भी पहुंचे और छात्रों का समर्थन किया। विधायक ने एनएसयूआई की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से इन्हें पूरा करने की मांग की है। हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिलने पहुंचे विधायक विनय कुमार ने इस बात पर हैरानी जताई कि 5 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बात सुनने के लिए सरकार के पास वक्त ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा से पूर्व वैक्सीन लगाने का आश्वासन छात्रों को दिया था, मगर महज दिखावे के लिए कुछ ही कॉलेजों में छात्रों को वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई ने जो मांगे सरकार के सामने रखी हैं वह जायज है और सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। हमारे एनएसयूआई के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आज उनको 5वां दिन हो गया है और सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही है कि ये क्यों बैठे हैं, क्या इनका मसला है।
तो वैसे तो पूरे प्रदेश में NSY ने ये प्रदर्शन किया है और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि सरकार बिल्कुल सोई हुई है। कोई ये यहाँ DC ऑफिस के बाहर बैठे हैं, कोई प्रशासन इनसे बात नहीं कर रहा है। यहाँ से मंत्री MLA सब गुजरते हैं पर किसी ने भी ये नहीं चाहा कि इनकी समस्या हल की जाए। जयराम जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो ये कोवैक्सीन का ये दौर चला हुआ है कि इनको कॉलेजेस में स्टार्ट किया जाएगा और महज सिर्फ दिखावे के लिए 1-2 कॉलेज में इसको इन्होंने 1-2 दिन के लिए स्टार्ट किया और हमारे क्षेत्र के कॉलेजेस है, बैकवर्ड एरिया के कॉलेजेस है, उसमें एक भी दिन कोई वैक्सीन का प्रावधान नहीं किया गया। और जो इनकी मांगे हैं वो बिल्कुल सही है कि पिछले 1-2 साल से जो जिस तरह से पढ़ाई हुई है वो सभी ऑनलाइन हुई है और जहाँ तक इनके एग्ज़ाम देने की बात है तो ये इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन लिए जाए। वहीं क्रमिक भूख हड़ताल के 5वें दिन ADC सिरमौर सोनाक्षी तोमर भी NSUI कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि NSUI छात्रों की मांगों को सुना गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन तैयार कर उनके कार्यालय में सौंपे ताकि इसे सरकार को प्रेषित किया जा सके। आज NSUI के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई है। जो यूथ हमारे हैं स्ट्राइक में बैठे हुए हैं हमारे DC ऑफिस के सामने। तो उनकी डिमांड ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन किए जाएं क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत स्लो प्रोसेस में उनके हिसाब से चला है। तो उसमें वो चाहते हैं कि ऑनलाइन मैकेनिज्म या तो इतना स्ट्रेंथन हो कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम इस तरह से करा सके कि उसमें कोई दिक्कत ना आए। आपके वाईफाई और इंटरनेट स्पीड इतना अच्छा हो कि उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और पूर्व की सरकारों व वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अपने लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र की सरकार वास्तव में किसान हितैषी सरकार है, जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष देकर एक सराहनीय पहल की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 11.30 करोड़ किसानों के खाते में 1.35 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इसी प्रकार फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 तक किसानों को 7.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए हैं, जबकि 2020-21 तक 16.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण किसानों को दिए गए। पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि यूरिया को नीम कोटेड करके सरकार ने इसकी कालाबाजारी को समाप्त कर एक सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती होने से प्रदेश का किसान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने बागवानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शिवा योजना है। इस योजना के धरातल पर उतरने से हिमाचल प्रदेश बागवानी के क्षेत्र में एक नए रूप में उभरकर सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार के साथ देश को आगे बढ़ाने में लगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय गांधी जी और स्वर्गीय लोहिया जी, तीनों का एक ही प्रकार का चिंतन रहा। जब तक मेरे देश का गांव, मेरे देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, मेरा देश और उस तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकता जो देश की आवश्यकता है। 1947 में देश आजाद हुआ। देश को ग्रामीण विकास और किसान विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण पहली बार हमारे देश को दुनिया से अनाज मंगाना पड़ा। अमेरिका से गेहूं आई। लाल बहादुर शास्त्री जी के आने के बाद जय जवान जय किसान का नारा लगाया और खाद्यान्न में आगे बढ़ने की दिशा में हम आगे बढ़े। परंतु किसान के प्रति जो चिंतन होना चाहिए था, उस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार की सोच, उस प्रकार की कृति ये सही अर्थों में दिखाई नहीं दी। हम अगर ये एक तुलना करके देखें, आदरणीय मोदी जी ने कहा
कि 2022 के अंदर हम किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। उस दिशा के अंदर उन्होंने कार्य करना शुरू किया। मैं एक कंपैरेटिव डाटा आपके सामने रखना चाहूंगा। 2013-14 आदरणीय मनमोहन सिंह जी का समय, कांग्रेस का कार्यकाल, जब किसान के विकास के लिए जो खर्चा किया गया वो 21,933 करोड़ रुपया, और जो धन का प्रावधान 21-22 के अंदर किसान के लिए मोदी जी की सरकार में रखा गया वो 1,23,000 करोड़ रुपया। यानी किसान के विकास के प्रति चिंता, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से और सिंचाई का दायरा बढ़ाते हुए किसान को समृद्ध करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अनेक फसल बीमा योजनाएं चली, परंतु जब पौधा बाहर आ जाता है, फसल पैदा हो जाती है, उस तक सीमित वो योजना रही। परंतु बीज डालने से लेकर के फसल पैदा होने तक, किसान के खलियान तक आने तक, खलियान से मंडी तक जाने तक और बिकने से पहले तक, यदि कोई संपूर्ण योजना जो सारे अंगों को आत्मसात करते हुए इंश्योरेंस का प्रावधान देती रही, तो वो प्रधानमंत्री कृषि और फसल बीमा योजना 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान गत वर्ष तक इसमें किसान को किया जा चुका है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के मिशन डायरेक्टर हेमराज भैरवा ने बताया कि प्रदेश में इस समय कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट अधिक है। हालांकि उन्होंने कहा कि भले ही स्थिति नियंत्रण में हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सभी लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की बेहद आवश्यकता है। सेकेंड वेव की जो अब स्थिति है काफ़ी निचले स्तर पर है, और जैसा देख रहे हैं कि रिकवरी ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम है। उसके साथ में हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि सैम्पलिंग सफिशिएंट हो, ताकि हमें इस चीज़ का पता चलता रहे कि अगर कहीं पे संक्रमण बढ़ रहा है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सके। तो जो टारगेटेड हमारे जो हमने दे रखे हैं कि इतने सैंपल्स पर वीक उठाने हैं, उसके लिए हम सभी ज़िलों को निर्देश हमारी तरफ से हैं कि भाई वो कंप्लीट जितना टारगेटेड सैंपल्स है उतने वो ज़रूर लिफ्ट करें। वेरिएंट्स की जैसी जहाँ तक बात है, तो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक पेशेंट पॉजिटिव आया था वो कांगड़ा ज़िले का था और 26 मई का सैंपल उसका गया हुआ था। वर्तमान में वो एंड उसकी पूरा परिवार स्वस्थ हो चुके हैं और ठीक हालत में हैं। सो वहाँ पर भी अभी कोई चिंता का विषय उतना नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे जो अलग अलग साइट्स हैं, 10 हम साइट्स बोलते हैं, सेंटिनल साइट्स बोलते हैं, वहाँ से 15 सैंपल बाई वीकली बेसिस पे इकट्ठा करके और एनसीडीसी दिल्ली को भेजते हैं, और वो सैंपल्स अभी भी वहाँ पर कुछ सैंपल्स हमारे पेंडिंग हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। ये प्रोसेस रेगुलर चल रही है, जिसमें हमें पता चलता रहेगा कि अगर यहाँ पर कोई नया म्यूटेंट या नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर डिटेक्ट होता है तो फिर हमें उस केस में अप्रोप्रिएट कदम उठाने में मदद मिलेगी। कोविड संक्रमण के लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर रेगुलर बेसिस पे उसको रिव्यू भी किया जा रहा है और अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस भी जारी किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग डे टू डे बेसिस पे कोविड संक्रमण की स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी एहतियातन कदम सरकार को उठाने चाहिए उसके लिए कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के साथ सटे पद्मदेव कॉम्प्लेक्स के सौंदर्यीकरण का जिम्मा नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। कार्य के प्रथम चरण में विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसके बाद अब कॉम्प्लेक्स में स्थापित इंदिरा गांधी की प्रतिमा का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर 56 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण वर्मा ने बताया कि पद्मदेव परिसर पर स्थापित इंदिरा गांधी की प्रतिमा का जीर्णोद्धार का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य को पहले ही पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के चलते यह काम पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब दोबारा इसका काम शुरू किया गया है, जिसे कुछ ही महीनों में पूरा किया जाएगा। ये पद्मदेव कॉम्प्लेक्स का सौंदर्यीकरण का कार्य स्मार्ट सिटी के अंदर
किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 56 लाख है, जिसमें इसमें स्टैच्यू के लिए बेस और उसका सौंदर्यीकरण तथा जो भी इसमें स्लेट और स्टोन वगैरह पड़े हैं उनका सौंदर्यीकरण, चेंजिंग जो भी रिक्वायर्ड थी वो प्रपोज थी। कुछ भाग पहले हो गया था, लेकिन कुछ कोरोना काल की वजह से कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा था, इसलिए रुका हुआ था। और उसको द्वारा हमने टेकअप किया है और जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बता दें, इससे पहले 25 दिसंबर 2020 को इस पूरे प्रोजेक्ट के पहले हिस्से यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया था। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा शिमला के रानी झांसी पार्क में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की सदस्यों ने पार्क में स्थापित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की साफ सफाई की। भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री एवं बैनमोर वार्ड की पार्षद किमी सूद ने बताया कि पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि की स्मृति में पार्टी ने यह अभियान शुरू किया था, जो आगामी 10 जुलाई तक चलेगा। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने हमारे फाउंडर हैं जो भारतीय जनता संघ के, उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने नेतृत्व में जो हमें आदेश दिए गए थे, जितनी भी हमारी प्रमुख मूर्तियां हैं शहर में, उन सभी का अभियान 25 जून से शुरुआत हुई थी। ये कार्यक्रम 10 जुलाई तक चल रहा है। आज जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी वीरांगना जिसे हम कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे सारी महिला मोर्चा एकत्रित हुई थी और सफाई अभियान रखा था और प्रक्षालन भी किया गया। ये सदियों से प्रेरणा देती आई हैं और मुझे लगता है कि ये हमारी एक छोटी सी ट्रिब्यूट थी महिला मोर्चा की, इनकी आज जो हमने सफाई अभियान यहाँ पे रखा गया था। हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन संबंधित CITU ने शिमला के एक निजी होटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन ने होटल प्रबंधन पर 22 मजदूरों को बिना किसी कारण से नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। यूनियन के प्रधान बालक राम का आरोप है कि होटल प्रबंधन ने पिछले 28 सालों से होटल में कार्य कर रहे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कर्मचारियों की मदद करने के बजाय प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों का रोजगार छीनकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यूनियन नेताओं ने निर्णय लिया कि अगर मजदूरों को नौकरी पर वापस नहीं लिया गया तो यूनियन होटल प्रबंधन के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करेगी। लॉकडाउन से जब 2020 में मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था और मजदूर जो है अपने घर चला गया था, और इस बीच ही फिर यहाँ का जो मालिक है कुछ लोगों को यहाँ रखा गया था रखवाली के लिए, और फिर उन मजदूरों को भी जून के महीने में रात के समय में बाहर निकाला गया और फिर जो है आधा अधूरा हिसाब मजदूरों को डाला गया। और जब दोबारा पहली स्टेज का जब होटल इंडस्ट्री खुलनी शुरू हुई, उस दौरान मजदूर जो है अपनी नौकरी के लिए यहाँ आया और उस टाइम भी मजदूरों को नहीं रखा गया। और इसके साथ साथ ही फिर उस टाइम भी हमने जो है यहाँ एक गेट मीटिंग के माध्यम से प्रबंधक से मिलने के लिए भी प्रेरित किया था कि भाई बातचीत करो और मजदूरों को जो है उस नौकरी पे वापस रखो, जो कि एक कानून के तौर पे कानून भी यही कहता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 25H की धारा ये कहती है कि जब भी किसी इंडस्ट्री में अगर मजदूर वही प्रायोरिटी होगी जो पहले मजदूर था। और जो आज की डेट में भी हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले दिनों लंबे समय से पिछले 1-1.5-2 साल से मजदूर बाहर हैं। मजदूरों को अपने परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इस दुख घड़ी में कहाँ तो मालिक को मजदूरों के साथ खड़े होना चाहिए था, कुछ उनको मदद करनी चाहिए थी। यहाँ उल्टा वो जो है मजदूरों को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। हमारा ऐसा नहीं है कि मजदूरों को रखने के लिए जो कुछ लोग अंदर रखे गए हैं, नए लोग रखे गए हैं, तो वो जो पुराने लोग जो पिछले 15-15 साल से 20-20 साल से अपनी सेवाएं इस होटल के लिए दी है, अब जब लास्ट स्टेज में ऐसी इसमें स्थिति में कहाँ फिर मजदूर जाएगा। तो हमारी यही है अभी जो हम आज एक टोकन प्रदर्शन करने आए हैं। अब ये आने वाले समय में भी इसी तरह का प्रदर्शन इस होटल राजदूत के बाहर रहेगा। यहाँ भी नहीं, अगर नहीं होगा तो जो भी है दुकान के बाहर भी हो सकता है प्रदर्शन। आने वाले समय में नहीं मानते हैं तो दुकान के बाहर भी इनके प्रदर्शन किया जाएगा, घर के बाहर भी जो है घेराबंदी की जाएगी और इनके जो दूसरे होटल है उनके उसके बाहर भी जो है घेराबंदी की जाएगी। इस तरह से अगर मालिक जो है अगर बातचीत ना करते हैं तो इसी तरह से आगे भी जो है इस तरह का प्रदर्शन चलता रहेगा।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल नाहन के एमएस डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, जिसे देखते हुए विभाग ने अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन वार्ड में 30 बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ दिए गए हैं, जबकि बच्चों के लिए अलग से स्पेशल वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार को लिखा गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अस्पताल में 5 वेंटिलेटर बच्चों के लिए अलग से इंस्टॉल करवाए जाएंगे, ताकि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो संक्रमित बच्चों के लिए अस्पताल में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। हाँ, कोरोना के लेके हम हमारा 30 बेड का जो पीडियाट्रिक वार्ड है, हर बेड पे हमने ऑक्सीजन पोर्ट लगा दिए और कुछ वार्ड पे हमारे वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आस्ते आस्ते हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कम से कम 5 वेंटिलेटर हमें मिले। CPAP मशीनें हमारे पास हैं जो छोटे बच्चों को काम आती हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं। 3 CPAP मशीन्स हमारे पास हैं और बाकी हमने गवर्नमेंट को भी लिख दिया है कि हमें 4 से 5 जो बच्चों वाले जो स्पेसिफिक वेंटिलेटर्स होते हैं वो हमें चाहिए होंगे। अगर ये ऑक्सीजन बेड पे कितने जोड़ दिए गए हैं? ऑक्सीजन हमारे 30 बेड हो गए हैं बच्चों वाले, टोटल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।